अगर अभी चुनाव हो तो ये जो रायशुमारी हमने सीएसडीएस के साथ की है, इस पर चर्चा के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है। स्टूडियो में है मेरे सहयोगी विनोद दुआ, सीएसडीएस के डायरेक्टर प्रोफेसर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम अग्रवाल, हमारे सहयोगी चैनल CNN IBN के नेशनल अफेयर्स एडिटर भूपेंद्र चौबे, राजनीतिक विश्लेषक पुष्पेश पंत और पटना से जुड़ रहे हैं ADRI के सचिव शैबाल गुप्ता। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ शामिल होने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। और अब बात सबसे पहले करते हैं बिहार की। सर्वे के नतीजों पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि बिहार की अहमियत क्या है। राज्य में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बीजेपी को राज्य में मोदी लहर पर भरोसा है। वहीं नीतीश कुमार के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। राज्य में मोदी बनाम नीतीश की लड़ाई की ये अग्नि परीक्षा होगी। साथ ही लालू और कांग्रेस को वोटों के ध्रुवीकरण की उम्मीद है। आइए अब हम देखते हैं सर्वे के नतीजे क्या कहते हैं। सर्वे में जब बिहार की जनता से यह पूछा गया कि वो जेडीयू सरकार से कितने संतुष्ट हैं, तो 32% लोग जेडीयू के कामकाज से संतुष्ट नजर आए, जबकि 4% लोग केंद्र की यूपीए के कामकाज से संतुष्ट नजर आए। बिहार कितना विकसित हुआ है? सर्वे में जब यह सवाल पूछा गया तो 11% लोगों ने माना कि बिहार में काफी विकास हुआ है। 41% लोगों की राय में बिहार में विकास हुआ, पर उतना नहीं। 27% की राय में सिर्फ कुछ लोगों को विकास का फायदा मिला है, जबकि 14% लोगों की राय में सुशासन और विकास के दावे खोखले हैं। बिहार के चुनावी मुद्दों की बात करें तो सर्वे में 29% लोगों ने महंगाई को चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा माना है। 20% लोगों की राय में विकास और अर्थव्यवस्था और 15% लोगों के लिए रोजगार, 7% लोगों के लिए भ्रष्टाचार और 6% लोगों के लिए बिजली एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। विनोद जी, हमने पहले देखा जो उड़ीसा, असम और पश्चिम बंगाल, बिहार से भी दूसरी बड़ी स्टोरी जो निकल करके आ रही है वो यही है कि यहां पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए खेमे का कंसोलिडेशन और नीतीश बाबू को बड़ा भारी नुकसान। नीतीश बाबू ने गलत दांव लगा दिया। गलत दाम लगा दिया तो सर्वे के मुताबिक लग रहा है। और खासकर जब मैं इन फिगर्स की तरफ देखता हूं कि फरवरी के महीने में कितने असंतुष्ट हैं लोग केंद्र और राज्य सरकार से। जब फरवरी के महीने में जेडीयू की सरकार से 52% लोग असंतुष्ट थे, एक महीने के अंदर अंदर अब 32% हो गया है संतुष्ट। तो 52% लोग तब संतुष्ट थे पिछले महीने, अब सिर्फ 32% संतुष्ट हैं। एक महीने में 20% का फर्क, ये कैसे? देखिए, ये संतुष्टि वाला जो आंकड़ा है, इस पे मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूं। हमने ये सवाल पूछा आप संतुष्ट हैं असंतुष्ट हैं, और ये जो आंकड़े हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो दोनों का जो जोड़ घटाव करने के बाद जो प्लस और माइनस है, बहुत सारे लोग संतुष्ट हैं, कुछ लोग असंतुष्ट हैं। तो ये वो आंकड़े हम जो कहते हैं नेट फिगर, जो कुल मिला के ये उसका निचोड़ क्या है। निश्चित रूप से एक महीने में कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ जिससे कि अचानक इतने सारे लोग असंतुष्ट हो गए। लेकिन मुझे लगता है जब कुछ एक हवा बन पड़ती है और जेडीयू के खेमे में जैसे भगदड़ मची हुई है, लोग कई नेता जेडीयू छोड़ के जा रहे हैं और सबके छोड़ने का कोई ना कोई कारण है, बड़ा कारण, असंतुष्ट है, उसका कुछ प्रभाव मुझे लगता है जनता के बीच में भी जा रहा है। और लगता है कि ये हारती हुई पार्टी, ये हारता हुआ घोड़ा दिखाई पड़ता है। इसलिए लोगों को लगता है कि ये सरकार कुछ कामकाज ठीक नहीं कर रही। भूपेंद्र, सर्वे के जो भी नंबर हैं उसके अलावा एक पॉलिटिकल मूड के नाते टिकट वगैरह बढ़ चुके हैं बिहार से। ये जो हवा आ रही है, ये जो खबर आ रही है कि बीजेपी का कंसोलिडेशन, लालू और कांग्रेस दूसरे नंबर पे, नीतीश बाबू तीसरे नंबर पे, डाइजेस्टेबल है? जी देखिए, जिस प्रकार के घटनाक्रम अभी तक जो चल रहा है और ओपिनियन पोल की सर्वे की अगर हम आंकड़ों की बात अगर नहीं करें तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में जातियों का एक नया समीकरण सा बन रहा है। देखिए, पिछले 10-12 वर्षों से जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक साथ थे, तो एक फीलिंग थी कि अगड़ी और पिछड़ी जातियों का जो समीकरण बनता था कि अगड़ी जातियां हमेशा बीजेपी के साथ, पिछड़ी जातियां हमेशा नीतीश बाबू के साथ, और कहा गया कि नीतीश बाबू के साथ अपना हाथ छुड़ाने के बाद कहीं ना कहीं वो जो एक सोशल कोएलिशन था, कास्ट कोएलिशन था, वो बिगड़ जाएगा। ऐसा लग रहा है संजय कि रामविलास पासवान के आने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता था कि ये पिछड़ी जातियों के बारे में नहीं सोचती, और ध्यान रहे कि नरेंद्र मोदी खुद अपने आप को एक बड़े ओबीसी नेता के रूप में कहीं भी प्रोजेक्ट करने से चूकते नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो। मुझे लगता है उसका असर अब आपको बिहार में वाकई देखने को मिल रहा है, जहां पर जो सोशल कोएलिशन नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ होता था, वैसा ही एक नया
कास्ट कॉम्बिनेशन, एक रामविलास पासवान जिनके खाली 4% वोट जरूर होंगे, लेकिन उसका वाइड इंपैक्ट जो है वो आपको बिहार की पृष्ठभूमि में देखने को मिला। वैसे मार्जिनल फैक्टर थे, लेकिन इनके साथ आने के कारण एक महत्वपूर्ण फैक्टर और पासवान के पास ये ट्रांसफरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो अपने वोटों को ट्रांसफर करने में बहुत ज्यादा सक्षम है। आइए, बिहार में किसको कितने वोट मिलेंगे अगर अभी चुनाव हो तो? सर्वे में जो राय हमने लोगों से मांगी तो सबसे ज्यादा 43% लोगों ने कहा कि बीजेपी एलजेपी के खाते में 43% वोट जाते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद 28% वोट कांग्रेस, आरजेडी और एनसीपी को मिल रहे हैं। 16% वोट जेडीयू को और महज 2% वोट आम आदमी पार्टी को मिलने की संभावना है। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। अगर अभी चुनाव हो तो इस वोट शेयर के आधार पर सीटों में यह कैसे तब्दील होगा, इस आंकड़े पर नजर डालें तो बीजेपी एलजेपी गठजोड़ को सबसे ज्यादा यानी 21 से 29 सीटें मिल सकती है। बीच का आंकड़ा 25 अपने दिमाग में रख सकते हैं। कांग्रेस आरजेडी को 7 से 13 सीटें मिलने का अनुमान निकलता है। सत्ताधारी जेडीयू को महज 2 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। ये वोट शेयर का और सीट शेयर का आंकड़ा है। पुष्पेश जी, लगता है कि डाइजेस्टेबल है ये आंकड़ा? नहीं, डाइजेस्टेबल क्या, मुझे तो लगता है कि इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प विश्लेषण में सामने नजर आता ही नहीं है। जो बात भूपेन कह रहे थे, मुझे लगता है कि ये सोशल इंजीनियरिंग की बात और जातिगत समीकरणों की बात बिहार के संदर्भ में बार बार होती है। मुझे लगता है जहां नीतीश बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि जिस तरह की कर्पूरी ठाकुर ने सोशल इंजीनियरिंग की थी, उसी सांचे में आज सोशल इंजीनियरिंग होगी जो आज के नौजवान मतदाता के नीचे पचेगी और जो आप कह रहे हैं उसे डाइजेस्टेबल होगी। मगर जो आज है, मुझे लगता है थोड़ी बहुत सेंधमारी करने में भाजपा सफल हुई है। डॉक्टर साहब बतलाएंगे, जो कुर्मी, कोरिया आदि वोट हैं या अति दलित हैं या पासवानला मुस्लिम समाज है, उसको भाजपा नीतीश से हटाकर अपने छोटे सोशल इंजीनियरिंग के वो ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी के मॉडल में लाने को, अब उसे आप रिवर्स इंजीनियरिंग कहें, उसे पेटेंट की चोरी कहें, मगर वो ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट। पुष्पेश जी, ये एक नैरेटिव है, लेकिन इसमें अखबारी खबरों के मुताबिक, संजय जी इसी आप क्लैरिफाई करिए, यह भी आ रहा है कि नीतीश जी ने जब ये रियलाइज किया कि बहुत एक अजीब फैसला लिया उन्होंने, उसके बाद एक मिनी सोशल इंजीनियरिंग कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा लोगों को बहुत ज्यादा टिकट दे करके वो कोशिश कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो हमारे सामने आंकड़े हैं, हमने 1,500 लोगों से बात की और बिहार के अलग अलग इलाकों में जो स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि कुर्मी कोयरी वोट बंट रहा है, वो नीतीश कुमार से छिटक के बीजेपी की तरफ जा रहा है। यही थोड़ा थोड़ा यादवों के बीच में भी हो रहा है और लोअर ओबीसी में तो बहुत बड़ी संख्या में दिखाई पड़ रहा है। तो ये तो आंकड़ों की बात है। और अगर मैं जो नीतीश कुमार का जो गढ़ है, जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, जहां से वो आते हैं, जो जेडीयू का बिल्कुल गढ़ है, वहां पर जब मैं एक बार गया और मैं बिल्कुल एक स्पष्ट ऐसे मतदाताओं को चुना जो बिल्कुल नीतीश के, जो कहते हैं जो भक्त, और उनसे मैंने पूछा, आप गठबंधन टूट गया, अब आप क्या करेंगे, आप मोदी को भी पसंद कर? उन्होंने कहा जब समय आएगा तो देखेंगे। और मुझे उस समय से, ये साल 1.5 साल पहले की बात है, और मुझे ऐसा एहसास होने लगा था कि शायद अब नीतीश के साथ छोड़ने वाले लोग हो गए हैं। और हमारे आंकड़ों में भी दिखाई पड़ता है, ये जो गठबंधन टूटने का ज्यादा दोष किसके मत्थे मढ़ा जा रहा है? ज्यादातर लोग कहते हैं ये नीतीश की गलती है, कॉम्प्रोमाइजिंग होना चाहिए था। और इन सब का असर मुझे लगता है जो वोटों में आज दिखाई पड़ रहा है। ये सब 2 वर्ष में, संजय आपने एक संक्षिप्त में, पिछले 2 वर्षों में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार को किस प्रकार से बदलाव के मसीहा के रूप में मीडिया में प्रोजेक्ट किया गया था और कहा जा रहा था कि जिस प्रकार की नीतियां बिहार सरकार प्रस्तुत कर रही है, उससे कितना पिछड़ों का, मुसलमानों का, दलितों का, महिलाओं का, कितनी बड़ी तादाद में सबका भला हो रहा था। जो साइकिल स्कीम नीतीश बाबू ने शुरू की थी, साइकिलें बांट देने की सभी लड़कियों को स्कूल में, अब आप इन आंकड़ों को देखें तो 1 महीने के अंदर 52 से घटकर, जो विनोद जी कह रहे थे, 32% हो गया है। यानी कि जो असंतुष्टि है, जो संतुष्टि थी 2 वर्ष तक, संतुष्टि थी 2 वर्ष तक, अब यकायक ये बीजेपी के साथ अपना तालमेल खत्म होने के बाद ये कैसे संतुष्टि में बदल गई, ये बड़ी मजेदार बात है। जी, इसमें मीडिया का कितना रोल है? इस चर्चा पर हम आएंगे, लेकिन पहले चलते हैं, एक बार सहबाल गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम एक समीक्षक के रूप में राय समझने की कोशिश करेंगे। वो ये है सहबाल कि पहले हम लोग जिस गवर्नेंस की बात अभी भूपेन ने बताई, उस नैरेटिव को चला रहे थे। अब जिस तरीके से जमीन खिसकी है, हम तो ये मानते हैं कि ये जो नया सामाजिक शक्तियों का, मैं जातीय ध्रुवीकरण तो कह ही नहीं रहा हूं, सामाजिक शक्तियों का एक नया ध्रुवीकरण है। उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी जिन दायरों में अपने पैर पसार पाएगी कभी, वहां ये पैर पसारती हुई दिख रही है। क्या बदला जो नीतीश बाबू के खिलाफ गया? देखिए, एक बात से मैं एग्री करता हूं कि यहां पर जो एनडीए का कोalition का जो ब्रेक हुआ, वो एक अनपॉपुलर डिसीजन था। जो सोशल सपोर्ट बेस नीतीश कुमार के थे, उनके बीच में भी
आपका सर्वे भी बताता है, प्रीवियस सर्वेज जो हुए हैं, इट वाज नॉट ए पॉपुलर डिसीजन। मगर एक आज जो आपका जो फिगर सब आया है, जिसमें आप दिखा रहे हैं कि डेवलपमेंट 11% लोग कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हुआ है, 41% लोग कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हुआ है मगर उतना नहीं हुआ है। दैट मीन्स बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जो डिस्कोर्स चेंज हुआ, मोर देन 50% कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद जो फिगर 52% जो एक महीना पहले सेटिस्फाइड थे, वो 32 हो गया। ये हमको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है समझने में, क्या कि CSDS का सबसे रिलायबल सर्वे है, तो उस परिप्रेक्ष्य में ये समझना थोड़ा दिक्कत। मेरा ख्याल है संजय जी इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे। बोल लेंगे। एक पॉइंट मैं रखना चाहूंगा, एक मैं पॉइंट रखना चाहूंगा कि आपका जो जुलाई का सर्वे था उसमें JDU का 25% था, उसके बाद जनवरी और फरवरी में 20% स्टेबलाइज कर गया। फिर सडनली जब इलेक्शन फुल फ्लेजेड हुआ तो वो 16% हो गया। और बीजेपी का आपका फरवरी में जनवरी में फ्रॉम 22% टू 39 हुआ, उसके बाद फिर घटा, सडनली हम देख रहे हैं कि 43% हो गया। हमको लग रहा है कि आप लोग का जो कैलकुलेशन है, आप वोट शेयर जो LJP का था उसको जोड़ दिए हैं। पॉलिटिक्स में 1 + 1 2 नहीं होता है, सही बात है। 1 + 1 4 भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, एक जी। दूसरा जो आप लोग का डिस्कशन से लग रहा था, जो कोalition ऑफ एक्सट्रीम जो नीतीश कुमार क्राफ्ट किए थे NDA के समय, ये कोalition ऑफ एक्सट्रीम अब बीजेपी बिहार में करने में सक्षम हो गया। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है जी। क्योंकि कोalition ऑफ एक्सट्रीम जो है, चाहे वो यूपी में हो चाहे बिहार में हो, वो बैकवर्ड सेंट्रिक है। जैसे मान लीजिए मायावती ब्राह्मण्स को जोड़े, बिहार में कोalition ऑफ एक्सट्रीम बैकवर्ड सेंट्रिक था जी। तो सडनली अभी भी आप लोग कुछ भी बोलिए, मोदी जी का आइडेंटिटी एसेंशियली अपर कास्ट के साथ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये आपने कई काउंटर पॉइंट रखे हैं संजय जी, आप इसको क्लैरिफाई करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं जो कोएलिशन ऑफ एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं शाहबाज साहब, उसकी बात कर रहा हूं। ये बिल्कुल कोएलिशन नजर नहीं आता, बल्कि ऐसा लगता है जो नीतीश कुमार ने जो कोएलिशन बनाया था उसमें सेंधमारी लगती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा तबका जो है कुर्मी कोयरी वोट और यादवों का वोट बहुत बड़ा या मेजॉरिटी उसका तबका बीजेपी को वोट दे रहा है, लेकिन अब उसमें करीब 1/4 25 से 30% वोट कुर्मियों का और यादवों का वोट टूट करके बीजेपी की तरफ जा रहा है। तो ये कोएलिशन पूरा मजबूत बना नहीं है, लेकिन जो कोएलिशन नीतीश ने बनाया था उसमें बिल्कुल सेंधमारी हुई है और वो बीजेपी की तरफ आकर्षित है, बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है हमारे आंकड़ों से। जहां तक दूसरा सवाल आपका था, ये डेवलपमेंट वाला सवाल, निश्चित रूप से आप अगर दो आंकड़ों को देखें, 11% लोग तो कहते हैं बहुत विकास हुआ और 41% लोग हैं जो कहते हैं हाँ विकास हुआ है लेकिन उतना नहीं जितना दिखाया जा रहा है। तो ये एक लॉन्ग टर्म की बात है। लेकिन ये जो सरकार की जो असंतुष्टि जो पिछले 1 महीने में बहुत तेजी से बढ़ी है, मुझे लगता है इसका खास कारण यही है, पिछले महीनों भर में जो हमने भगदड़ देखी है जदयू में, और ऐसा लगता है पता नहीं अब जदयू के पास चुनाव लड़ाने के लिए भी कैंडिडेट बचेंगे या नहीं। इन सब का लगता है मुझे एक खासा असर दिखाई पड़ता है जनता के मनस्थिति पे, और इसीलिए लोग कहते हैं भाई ये सरकार तो अब बहुत विफल दिखाई पड़ती है। जी, इस सर्वे में एक आंकड़ा और जो है बड़ा दिलचस्प है, इस पर मैं मेहमानों की राय चाहूंगा। पुरुषोत्तम जी आपसे शुरू करते हैं। वो ये कि जो इन्होंने कहा सहबालदा ने अभी कि अपर कास्ट वाली इमेज है नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की, बावजूद उसके सभी जातियों में सेंध लगती हुई दिख रही है। लेकिन लालू यादव और कांग्रेस के अलायंस होने के बाद मुसलमान और यादव उनके साथ बने हुए हैं। आखिरी बहुत चौंकाने वाली बात है कि 22% मुसलमान मतदाता कह रहा है कि हम बीजेपी को वोट कर सकते हैं। ये बहुत ही सरप्राइजिंग आंकड़ा है। नहीं, देखिए एक तरह से सरप्राइजिंग है, एक तरह से नहीं भी है। पहले जो बात मोदी की अपर कास्ट इमेज की है, हम लोग आमतौर से ये भूल जाते हैं कि पिछले 25-30 साल में बीजेपी वस्तुतः ओबीसी पार्टी बनी है। इमेज और हिंदुत्व का आइडियम जो भी हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को आप ले लीजिए, उमा भारती को ले लीजिए, कल्याण सिंह के उत्थान और पतन दोनों को ले लीजिए, स्वयं सुशील मोदी को ले लीजिए और फिर सबसे ऊपर नरेंद्र मोदी को ले लीजिए। एक प्रोसेस रहा है। तो एक प्रोसेस रहा है और बीजेपी को ये सुविधा इनहेरेंटली हासिल रही है कि जब वो चाहें तब अपना ओबीसी चेहरा आगे कर दे। जैसे केरल में, नहीं देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, केरल में दलितों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी जी ने कहा कि मुझे भी लोग गुजरात में दलित ही मानते हैं।
और ये सही है, मोदी जी जिस जाति से संबंधित है उस दलितों से जरा ही ऊपर माना जाता है। तो बीजेपी को ये एक सामाजिक सुविधा हासिल रही है, इसलिए ये जो तथाकथित चमत्कार बिहार में उन्होंने कर दिखाया है, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है। इसकी सामर्थ्य या इसका पोटेंशियल बीजेपी में इनहेरेंट है। दूसरी जो बात आप कर रहे हैं मुसलमानों वाली, देखिए हिंदुस्तान के सेकुलर डिस्कोर्स की सबसे बड़ी नाकामी यही रही है कि उसने मुसलमान को जैसे केवल सिक्योरिटी सीकिंग में रिड्यूस कर दिया है। और अगर आप उस पैमाने पर चलें तो मोदी कहते हैं कि मेरे यहाँ 10 साल से दंगे नहीं हुए। लेकिन इसमें देखिए सबसे सेकुलर डिस्कोर्स की जो सबसे अचंभित करने वाली बात है एक प्रकार से संजय जी, वो ये है कि नरेंद्र मोदी का पूरे उनके चुनाव प्रचार का जो एक बेसिस है वो क्या है कि वो विकास के मसीहा हैं, वो विकास पुरुष हैं। लेकिन जब वो उत्तर प्रदेश में आते हैं तो वो कहते हैं कि अगले 10 वर्ष दलितों के विकास के लिए। जब वो बिहार में जाते हैं तो वो अपने आप को एक चाय वाले का बच्चा, कभी ओबीसी नेता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी बातें विकास की ये जो सब हो रही हैं, उन्होंने ये भी कहा, ये कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक चेहरा है। लोकलाइज्ड जो मार्केटिंग असली राजनीति है वो आपने उपेंद्र कुशवाहा के साथ आप टाइप करते हैं, आप रामविलास पासवान के साथ आप टाइप करते हैं, आप कितने यादव का टिकट देते हैं, अल्टीमेटली घूम फिर के आप जातिगत राजनीति कर रहे हैं। मैं इससे रख रहा हूं क्योंकि मुझे याद है पिछले ट्रैकर में हम लोग इस पे बात कर रहे थे संजय कि क्या नरेंद्र मोदी की जो भाजपा है वो क्या जातिगत राजनीति से ऊपर उठ गई है। मुझे लगता है इस सर्वे में ये बड़ा स्पष्ट दिखता है कि क्या होगा। इस सर्वे से पहले भोपाल की रैली में, एक मिनट, भोपाल की रैली में नरेंद्र मोदी ने इस बात को गर्व से कहा था कि भाजपा ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने एक ओबीसी को पीएम का उम्मीदवार प्रोजेक्ट किया जी। तो जाहिर है कास्ट अपील तो वो लगातार ये कास्ट वाली इंजीनियरिंग में भूपेन आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रखा। और इसमें एक बात और है कि हम लोग जब बड़ी पार्टियों पर फोकस करते हैं, क्षेत्रीय पार्टियों पर, इन्होंने पता नहीं कहां से छोटी छोटी पार्टियों से बहुत सारी इंजीनियरिंग की है, उसको भी समझना चाहेंगे। अभी एक बात और देखना चाहते हैं हम, पिछली बार हमने पूछा था कि असेंबली चुनाव के संदर्भ में नीतीश बाबू के परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं वहां के लोग। आमतौर पर संतुष्टि दिखी थी। अगर अभी विधानसभा चुनाव हो तो किसको कितने वोट मिलेंगे, ये सवाल हमने मार्च महीने में पूछा। तो उस सर्वे में क्या राय निकल करके आई है? सबसे ज्यादा 35% वोट बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है, जेडीयू के खाते में 26% वोट, आरजेडी 19%, 3% एलजेपी और 8% कांग्रेस को मिलने की संभावना है। तो संजय जी, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो ये कि यहां एक परिवर्तन हुआ है। असेंबली में नीतीश बाबू क्लियर चॉइस थे हमारे पिछले सर्वे में, मार्च में तस्वीर बदली है। बिल्कुल, 2 महीने पहले जब हमने सर्वेक्षण किया उस समय साफ जो स्प्लिट वोटिंग प्रेफरेंस दिखाई पड़ता था। लोकसभा के लिए लोग कहते थे कि मोदी को वोट देंगे, लेकिन अगर विधानसभा के चुनाव होंगे तो नीतीश कुमार के साथ जाना चाहते थे, क्योंकि कुल मिला के जैसा आंकड़े भी दिखाते हैं ज्यादातर लोग संतुष्ट हैं, कुछ विकास हुआ। लेकिन अब के जो आंकड़े हैं 2 महीने में एक और परिवर्तन दिखाई पड़ता, और विधानसभा में भी ऐसा लोगों को लगने लगा है कि शायद भाजपा ही ज्यादा अच्छा विकल्प देगी नीतीश कुमार के मुकाबले, इसलिए ज्यादातर लोग भाजपा को समर्थन दिखाई देते। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं जी, आपने 2 से 5 सीटें दी हैं अपने सर्वे में जेडीयू को, जी जी, लोकसभा सीटें, यानी तीसरे नंबर पर है जेडीयू, दूसरे नंबर पर नहीं है। विधानसभा चुनावों में अगर आप देखें तो आपने 35% वोट दिए हैं बीजेपी को, 26% जेडीयू को दिए हैं। दिखने में नंबर 2 लगती है यहाँ पर, है दरअसल नंबर 3, क्योंकि अगर आप कांग्रेस और आरजेडी को मिला लें तो वो 27% बनता है। तो 35, 27 और फिर 26, तीसरे नंबर पर ही विधानसभा में, तीसरे नंबर पर ही लोकसभा में कुछ बहुत बड़ा भूकंप आया होगा, या सिर्फ परसेप्शन है? नहीं, एक तो देखिए एलजेपी और कांग्रेस के गठबंधन से 2 चीजें हुई हैं। यादव वोट जितना बिखरता उसमें थोड़ा सा रुकावट आया, और यादव और मुसलमान मतदाता, मुस्लिम मतदाताओं में बहुत कंसोलिडेशन हुआ। अगर वो एलजेपी, अगर ये कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन नहीं होता तो मुस्लिम मतदाता और बिखर जाते, और तब शायद कुछ स्थिति अलग होती। इस गठबंधन के कारण चीजें बदली हैं, और नंबर 2 पे कांग्रेस और एलजेपी आई है, और नंबर 3 पे चली गई है जदयू, क्योंकि अब जदयू के पास अपना कोई आधार ही नहीं बचा। और ये सब 1 महीने में हुआ है? बिल्कुल 1 महीने में, क्योंकि ये सब घटनाएं, आप अगर पिछले 1 महीने के घटनाक्रम को देखें बिहार में, कौन किसके साथ गया शायद अब हमें याद भी नहीं है। इतनी लोगों ने पार्टियां बदली, तो इन सब का असर दिखाई। रामकृपाल जी भाजपा में चले गए, हाँ, अचानक रात लोग बदल रहे हैं। पुष्पेश जी, आपका एक कमेंट चाहूंगा, वो इस बात पे कि जो सोशल इंजीनियरिंग की बात की अभी भूपेन ने, बीजेपी जब हम लोग बड़ी बड़ी पार्टियों पर अपना बहुत माइंड स्पेस लगाए हुए थे, तब
अपना दल, कुशवाहा पार्टी, महाराष्ट्र में कुछ छोटी पार्टियां, बहुत छोटी छोटी पार्टियों के पास छोटे छोटे अलायंसेस के लिए चली गई। हमको बहुत ज्यादा हमने उसको तवज्जो नहीं दी थी। संजय भाई, मुझे लगता है कि हम फिर एक बार वो शब्दों के जाल में फंसते हैं। जब हम सोशल इंजीनियरिंग सुनते हैं तो बड़ा वो मतलब हंगामा खेज लफ्ज लगता है, मगर ये देश चलता है जुगाड़ पे है, ये इंजीनियरिंग पे नहीं चलता। यहाँ जोड़ जंतर जो होता है वो इंजीनियरिंग को पटखनी देता तो है। ये इलेक्टोरल जुगाड़ छोटे प्लेयर के जो साथ बिहार में हो रहा है वो जुगाड़ हो रहा है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी शिकस्त दे रही है। अब आप उसे जुगाड़ का शिखंडी कहें, उसने सोशल इंजीनियरिंग के विषय प्रताप को लिटा दिया है सरसैया पर। बिल्कुल। बल्कि जुगाड़ तो एक तरह से भाजपा कई जगहों पे कर रही है। जो आया उसको टिकट दो, जो विनेबल दिखता है उसको टिकट दो। ये नहीं देखना कि उसकी छवि कैसी है और उसके रिकॉर्ड। देखिए, छवि की बात इसे टीवी स्टूडियो में रहती है। मैं बनारस में था, अभी मैं आपको बता दूं। अब मेरा सवाल उठाइए, मीडिया का रोल जो मैं मीडिया के रोल पहले भूपेंद्र खत्म कर ले बात को। बहुत अच्छे। मैं दो तीन चीजें देखिए बड़ी स्पष्ट दिखती हैं। भ्रष्टाचार, मुझे याद नहीं पिछले हम लोगों ने 2 वर्ष में कितने प्रोग्राम्स हम लोगों ने भ्रष्टाचार में कर डाले होंगे। छवि की जो बात हो रही है, इसकी ऐसी छवि है, उसकी वैसी छवि है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में देखिए, आप बिहार में देखिए, हर जगह जिस प्रकार से टिकट बांटे गए पार्टियों द्वारा, घूम फिर के बात सिर्फ इसमें आती है क्या ये घोड़ा जीत सकता है या नहीं। जीत सकता है, बाकी सब चीजें भाड़ में गई, चाहे वो अशोक चौहान हो, कांग्रेस काला घोड़ा हो या सफेद घोड़ा हो, कोई जीतना फर्क नहीं चाहिए। आइए चर्चा हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। अगर अभी चुनाव हो तो ये हम आपको बता रहे हैं कि बिहार पर क्या तस्वीर बनती हुई दिख रही है। ब्रेक छोटा। IBN 7 पर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अगर अभी चुनाव हो तो। सर्वे के अगले नतीजों की तरफ बढ़ते हैं। कौन बने प्रधानमंत्री? बिहार में जो सर्वे कराया उसमें इस सवाल पर जो राय सामने आई, 42% लोगों ने नरेंद्र मोदी के पक्ष में राय रखी, 10% लोग राहुल गांधी को पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, 4% लोग सोनिया गांधी को पीएम के बनाने के पक्ष में हैं। वहीं 9% लोग नीतीश कुमार को और 6% लोग लालू यादव को बतौर पीएम देखना चाहते हैं। लालू के राजनीतिक तौर तरीकों पर बिहार की जनता क्या सोचती है? सर्वे में 49% लोगों ने कहा कि पासवान से गठबंधन न होने के लिए लालू जिम्मेदार है, जबकि 49% बोले कि लालू ने परिवार के लिए पुराने साथियों की अनदेखी की है। बिहार में बीजेपी एलजेपी गठबंधन पर क्या है लोगों की राय? 55% उच्च जातियां बीजेपी एलजेपी गठबंधन के पक्ष में दिखी, तो वहीं 38% दलित बीजेपी एलजेपी गठबंधन के पक्ष में थे, जबकि 30% दलित बीजेपी एलजेपी गठबंधन के खिलाफ थे। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर के बिहार या बंगाल, विनोद जी, सब जगह से मैसेज ये है कि जो पॉलिटिकल रुझान बना हुआ है एनडीए के खेमे की तरफ, वो कंसोलिडेट कर रहा है। ममता होल्ड कर रही है, नीतीश बाबू होल्ड नहीं कर रहे हैं। बंगाल और बिहार का मेरे हिसाब से स्टोरी है कि नीतीश बाबू तीसरे नंबर पर आ गए, दूसरे नंबर पर भी नहीं है, बिल्कुल तीसरे नंबर पर आ गए। और आसाम में भी ये स्टोरी, आपकी वाली स्टोरी जो आप कह रहे हैं कि एनडीए कंसोलिडेट कर रही है, आसाम में भी नहीं हो रहा। आसाम में बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन उड़ीसा में कांग्रेस तीसरे नंबर पर जा रही है। ये अभी तक का जिस जो है, हमने जो आज जिन राज्यों की चर्चा की वो ये है। भूपेन, पूर्वी भारत के इन सारे आंकड़ों को देखने के बाद एक मोटा अनुमान लगाना हो नेशनल आउटकम के बारे में कि उसमें पूर्वी भारत का रोल कैसा होने जा रहा है, कौन रिलेवेंट होगा, कौन इररिलेवेंट होगा? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। उसका एक वाक्य में अगर जवाब दूं तो एक आंकड़ा जो इस सर्वे में जो आया है वो ये है कि जो मुख्य वोटिंग इश्यूज हैं वो क्या हैं बिहार के संदर्भ में। 29% लोग कहते हैं महंगाई और 20% लोग कहते हैं डेवलपमेंट और इकोनॉमिक। करप्शन इंटरेस्टिंगली संजय 7%, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 6%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जो जिस पूर्वी भारत की हम लोग बात कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार से पिछड़ा कोई इलाका नहीं है पूरे भारत में, वहां पर लोग देखिए ज्यादातर लोग क्या कह रहे हैं, महंगाई या फिर डेवलपमेंट, ये चाहिए लोगों को। अब जो मुख्य पार्टियों के बीच जो बेसिक जो फर्क है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, वो ये है सिर्फ कि नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरा कैंपेन पिछले 1 वर्ष से चला रखा है, उस कैंपेन में उन्होंने इन्हीं दोनों बिंदुओं पर ज्यादा ध्यान दिया कि देखिए मैं विकास पुरुष हूं, मैं बदलाव कर सकता हूं। वो भ्रष्टाचार जरूर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने के लिए ठीक है, लेकिन ज्यादातर उन्होंने उसके ऊपर ध्यान दिया, जो मुझे लगता है जिसका फायदा आपको बीजेपी को देखने को मिल रहा है। और उससे भी बड़ी बात, अगर ये जो आंकड़े जो पिछले हमारे ट्रैकर में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में थे और इस ट्रैकर में जो हम बिहार के संदर्भ में देख रहे हैं, अगर ये आंकड़े वाकई होल्ड करते हैं और अगर आता है तो इसका मतलब बिहार में नीतीश कुमार
उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, शायद मायावती, जितनी एक क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये सब कहीं ना कहीं धूमिल होती दिखती हैं। ये अहम सवाल आपने रखा, इस पर हम पुरुषोत्तम जी और पुष्पेश जी आप दोनों की राय चाहेंगे। एक जो संभावना, क्योंकि ये सर्वे गलत हो सकता है, सही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम जो एक ऑल्टरनेटिव सिनेरियो देख रहे थे कि एनडीए के खिलाफ यूपीए खेमे में कोई सरकार किसी तरीके से बन सकती है। तो जो धुर एनडीए विरोधी हैं, ममता अच्छा कर रही हैं, लेकिन नीतीश बाबू, मुलायम सिंह यादव और लेफ्ट, इन तीनों की कमजोरी के सबूत इस सर्वे के आधार पर मिल रहे हैं। तो यूपीए के सरकार बनने की संभावना समाप्त। हाँ, अभी इस सर्वे कहा जा सकता है और इज इट टू अर्ली? समाप्त। हाँ, अभी तो यही कहना होगा, इस सर्वे के आधार पर तो यही कहना होगा। मुझे तो संभावना है सर्वे के पहले भी नजर नहीं आई। जी, साहिबाल गुप्ता, आपसे भी यही सवाल है कि एक जो दूसरे खेमे की राजनीति थी उसको बड़ी चोट लग रही है, कांग्रेस के खिलाफ मूड है, ये तो माना जा सकता है, लेकिन बीजेपी के पक्ष में ऐसा कंसोलिडेशन होगा, इसमें बहुत सारे अगर मगर हमारे थे। लेकिन आज के सीएसडीएस के आंकड़े उस धुंध को थोड़ा साफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कंसोलिडेशन तो एनडीए के पक्ष में ही है। आप सहमत होंगे? आपका अगर आंकड़ा कि 22% मुस्लिम्स बीजेपी को वोट दे रहा है, तो तब तो देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन हिंदी हार्टलैंड पॉलिटिक्स। और ये हमको लगता है थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है बिलीव करने का। एक दूसरा कि आपका जो प्रीवियस फरवरी महीना में जो सर्वे था स्टेट इलेक्शंस को लेकर के, उसमें जो आपका आंकड़ा था कि नीतीश कुमार काफी आगे थे, अभी वो तीसरे नंबर पर पहुंच गए एक महीना के अंतराल में, ये भी हमको लग रहा, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है समझने में। क्योंकि ये जो, क्योंकि आपका कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि बहुत सा, जैसे बिहार में बिजली 6% दिखा रहा है कि प्रॉब्लम है, क्या कि बिजली का प्रॉब्लम ड्रामेटिक ढंग से बिहार में सॉल्व किया। यहाँ प्रैक्टिकली एनर्जी विहीन स्टेट था और अभी यहाँ करीब करीब 18 घंटा 20 घंटा पूरे बिहार में एनर्जी का प्रॉब्लम है जी। फिर यहाँ पर करप्शन भी मेजर इशू तो नहीं है। यहाँ से हम चर्चा को, जी, ये इशू वाले पर एक मिनट आपको रोकूंगा सहबाल सर। विनोद जी ने जो सवाल थोड़ी देर पहले हमारे लिए उठा के रखा था कि मीडिया जो बताता है और सर्वे में जो निकल के आ रहा है, इसमें क्या डिस्कनेक्ट है पुष्पेश जी? सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट ये है कि अगर आप बिहार में जाएं और पटना शहर में किसी ताराछाप होटल में नहीं रह रहे हो तो आपको जजमान कितने बार हैं आंख के सामने नजर आने लगते हैं, गोद पे गिरने लगते हैं। ना आप अपना फोन चार्ज कर पाते हैं, ना आपकी नेट चल रही होती है, और होटल वाला बड़ी मोहब्बत से कहता है कि आप यहाँ रह रहे हैं, आपकी खुशनसीबी है, बिजली चल रही है। तो मैं कैसे मान लूं साहब, हाल के दिनों में बिहार 3-4 बार जाने का मौका मिला है, और न केवल मैं पटना तक रहा हूं, सौभाग्य कहिए दुर्भाग्य कहिए, भागलपुर, छपरा, मुजफ्फरपुर, ये सब दर्शन करने का मौका मिला है। तो मुझे लगता नहीं कि 18 घंटे 24 घंटे में से बिजली वहां, और वो भी अभी आपने जो 4-5 शहरों का जी बिल्कुल, शहरों से थोड़ा सा और आगे बढ़े और तब देखें तो मुझे लगता है 18 मिनट और 20 मिनट भी नहीं। उनका सवाल ये था कि बिजली बहुत बड़ा मुद्दा है, फिर भी सिर्फ 6% लोगों ने इसे मुद्दा माना है। इसका मतलब बिजली की स्थिति सुधरी है, उनके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि बिजली की स्थिति सुधरी है, वरना ज्यादा तो बिजली की स्थिति सुधरी कहाँ है? देखिए बिजली की स्थिति सुधरी है कुछ उन लोगों के लिए जो शहरों में हैं, और सवाल जाकर तो मैं बड़ा आदर करता हूँ, वो बिहार की जमीनी हकीकत को पहचानते हैं। मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सवाल आप उठा रहे थे ना कि मीडिया जनित मायाजाल से जो एक परसेप्शन होता है, और अगर आप खुद जाके भुगते हैं उसे, जैसे बनारस का जिक्र कर रहे थे, तो तब आपको पता चलता है कि देखिए सर, ये तो 81 करोड़ लोगों के सामूहिक विवेक का नतीजा क्या होगा ये तो हमको नहीं मालूम, लेकिन हमने 21,000 लोगों को छांट करके बात किया है, तो एक ठीक ठाक सा क्रेडिबल सैंपल सर्वे हम इसको मान सकते हैं।